सर आज डिटर्मिनेंट शुरू होगा। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। सर आवाज आ रही? मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया फिर? मिक्स चलेगा, थोड़ा सा बीच में अच्छा डिटरमिनेंट पढ़ ठीक के है। वापस मैट्रिक्स की चीज चलेगी, पूरा भी मिक्स चल होगा, डोंट वरी। गुड इवनिंग सर। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। और ये चैप्टर कोई अलग अलग नहीं है, मिक्स में चलते हैं, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे, स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, नीलपोटेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ये हमने कवर किया था। सर अब एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स वाला समझा दो कि क्या होता है दोबारा। हाँ, कुछ नहीं, बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में इसको वो नहीं रखना है। इस क्वेश्चन का ऐसा कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, बस इसमें नील पोर्टन के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी कोई भी एक पावर अगर नल मैट्रिक्स आ रही है और जस्ट प्रीवियस पावर नॉन जीरो आ रहा है तो उसको नील मोटेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर 5 जीरो आ रहा है तो ए की पावर 4 नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे नील पोर्टन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। ए की पावर 8 जीरो आ रहा है तो ए की पावर 7 नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। हम्म, तो सर इसमें हमें दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी, फ्री पावर वाले भी और वो पावर वाली भी। हाँ दोनों, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। अब आगे की जो क्लास है आज वाली, उसमें हम डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे डिटर्मिनेंट वगैरह को निकालना है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शॉर्ट में। उसके बाद एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स, वापस एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स पाएंगे, और फिर लास्ट में आपका बचेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो कवर हम करेंगे। अब आपको एक चीज मैं पहले बता दूं, जितना आज हम कवर करेंगे उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो जो भी चीजें है वो आपको साइड बाय साइड करते रहनी है। एनसीईआरटी अगर आप नहीं करोगे तो फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं होगा, और फंडामेंटल को इस चैप्टर में क्लियर करना जरूरी है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो संडे भी है, पहले भी एनसीईआरटी का ऑलरेडी होमवर्क दे चुका था मैं। अब जो बचा हुआ टॉपिक है उसको भी एनसीईआरटी से आप फिनिश कर लेना, जितना जितना यहाँ पे हो रहा है पैरेलली एनसीईआरटी साइड करते जाना है, मॉड्यूल के क्वेश्चन जैसे जैसे एक्सरसाइज के करते जाना है, डीपीपी करते जाना है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पीवाईक्यू की वर्कशीट दी थी डीपीपी की जगह, अभी डीपीपी नहीं दी थी मैंने डीपीपी बाद में करना। वो मैट्रिसेस की एक पीवाईक्यू की वर्कशीट है, उस वर्कशीट को आप अच्छे से ट्राई कर लेना, ठीक है। एक बार दो बार उस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, उसका सॉल्यूशन भी मैंने वहां अपलोड कर दिया है। एक बार जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उन सॉल्यूशन को से आप एक बार मैच करना, फिर भी समझ में नहीं आए तो अगली क्लास में या फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें माइनर को फैक्टर भी पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अभी हमने कोई मैट्रिक्स पढ़े थे, कोई मैट्रिक्स कैसे क्लोज ब्रैकेट में हम डिनोट करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे अब। अच्छा, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है और किसी का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं कोई एक 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मान लो 2 1 7 0 2 3 1 5 4 -4, कुछ भी ले लो रैंडम। मान लो आपने की स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, अब इसके डिटर्मिनेंट, इसकी एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, मतलब इसकी एक वैल्यू आती है, और वो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं 2 1 7 0 -2 3 1 5 -4। अब बेसिकली इसको समझा ऐसे क्या था कि यह का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आती है वो आती है इस तरह से। मान लो आपको इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है रो 1 के अबाउट, आप डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट निकाल सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप निकाल रहे हो अबाउट रो 1, तो आप रो 1 के एलिमेंट को
उनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अगर कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। अब को फैक्टर क्या होता है वो भी समझाऊंगा। तो बेसिकली क्या करा मैंने, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो अगर मैं रो 3 ले लूं तो रो 3 में एलिमेंट कैसे होते हैं, A31 तो यहाँ पे हो जाएगा C31, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम तो यहाँ पे आएगा C32, A33 तो यहाँ पे आएगा C33। आप चाहो तो कॉलम में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले किसके अबाउट निकाला, अबाउट रो 1, फिर आपने निकाला अबाउट रो 3, आपको मन है कॉलम 2 के अबाउट निकाला तो कॉलम 2 के अबाउट भी निकाल सकते हो। कॉलम 2 में एलिमेंट कैसे आते हैं, पहला एलिमेंट क्या होता है कॉलम 2 का, 2 1 है ना, सॉरी 1 2। कॉलम 2 में पहला एलिमेंट क्या होता है, 1 2 होता है, बोलो। यस सर। यहाँ एलिमेंट लिख लो एक काम को, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैट्रिक्स मैंने कहा था ये एलिमेंट एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। अगर कॉलम 2 के अबाउट निकालोगे तो कॉलम 2 के एलिमेंट लोगे और कॉलम 2 के उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। किसी भी केस से कैसे भी निकालो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। सर ये तो रो लिख, कॉलम लिया ना, कॉलम 1 2 सॉरी 1 2 लेना था, 1 2 फिर 2 2 3 2। क्लियर है, अबाउट कॉलम 2 क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये बेसिकली क्या होता है, कोफैक्टर। अब ये बेसिकली कोफैक्टर क्या होता है मैं समझाता हूँ। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, किसी भी एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक कोई वैल्यू मिलेगी, उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर से पहले समझना पड़ेगा माइनर क्या होता है। आप सुनना अच्छे से, जैसे आपका ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर मुझे माइनर निकालना है M11 का माइनर, तो जिसका भी माइनर निकालना हो उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी रो, उस वाले की रो और उस वाले की करस्पॉन्डिंग कॉलम छिपा दो, जो बचे हुए 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट होगा उसका माइनर होगा। जैसे 1 1 अगर निकालना है तो 1 1 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दो। इसको छिपा दोगे तो आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, A22 A23 A32 और A33। इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो इसका माइनर होगा। अब ये डिटरमिनेंट कैसे निकालना वो भी मैं सीखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान से पेशेंस से सुनते जाना। ये हो गया इसका माइनर। आपको बोला है कि चलो एक काम करो, कोई भी दूसरा माइनर निकालो, M23 का माइनर निकालो। तो आपको क्या करना है, 2 3 कहाँ पे आता है देखो ध्यान से, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट है ना। तो आपको क्या करना है, इसका माइनर निकालना है तो इसकी रो और इसका कॉलम छिपा दो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छिपा दो, हाइड कर दो। अब जो बचे हुए 4 एलिमेंट है उनका डिटरमिनेंट, बचे हुए 4 एलिमेंट कौन कौन से, 1 1 1 2 3 1 3 2। इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो इसका माइनर आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कैसे माइनर निकाल रहे, बोलो। यस सर। अब मान लो एक आधा और निकाल के देखो। आपको पूछा है M31 निकालो, तो किसको इसको छिपाओगे बताओ। 3 1 मतलब थर्ड रो, सर फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास जो बचे हुए 4 एलिमेंट है उनको यहाँ लिख देना, ठीक है। तो इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो उसका माइनर आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं एक मिनट क्लैरिटी दे रहा हूँ, एक सेकेंड। अब डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, बेसिक मैथ में या फिर कभी फिजिक्स में आपको पढ़ाया क्या होगा। 2 क्रॉस 2 का अगर डिटरमिनेंट निकालना है, मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, 2 3 7 8 ऐसा कुछ भी ले ले रहे हैं। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कुछ मत करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का साइन लगा दो। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, और बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे आंसर। तो 2 क्रॉस 2 निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। एक आधा कोई एग्जांपल और ले लो, मान लो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है, बी आपका कोई है -2 3 -7 8। तो वापस क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन। क्या बात है आपको समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं? यस सर। -6 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो भी आंसर आया आपका +5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट को निकालने की 2 क्रॉस 2 का निकालने का तरीका ये है। 3 क्रॉस 3 कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे। 2 क्रॉस 2 का सबसे फंडामेंटल है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन। अभी कैसे आया क्या नहीं आया उसकी पूरी अलग कहानी है, वो भी जाएंगे किसी दिन, आप किसी दिन फ्री होंगे तो बताऊंगा। अभी फिलहाल हमको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, तो इसलिए हमारा ये जो मेन चीज है उस पर हम फोकस कर सके। तो मैंने आपको ये सिखाया कि माइनर कैसे निकालते हैं। जिसका भी माइनर निकालना है वो वाली रो या वो वाला कॉलम आप छिपा दो, तो जो बचे हुए एलिमेंट का जो डिटरमिनेंट आएगा वो उसका माइनर आ जाए। तो ये तो माइनर हो गया। अब कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर क्या है, इसी के आगे बस साइन पुट अप करना है। आपको मान लो कोई भी कोफैक्टर निकालना है, मान लो आपको निकालना है 3 1 का ही कोफैक्टर मान, तो यहाँ पे ये M31 के बराबर होगा या तो प्लस या तो माइनस। अब प्लस माइनस इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j। प्लस आएगा। सुनो सिखा रहा हूँ वापस। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, Cij निकालने का तरीका क्या है, -1 की पावर i + j × Mij। अगर इन दोनों का सम ऑड रहा, इन दोनों का सम ऑड रहा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स आ जाएगा। पावर अगर ऑड रही तो नेगेटिव आ जाएगा। इनका सम अगर इवन रहा, i + j का सम अगर इवन रहा, i + j का सम अगर इवन रहा तो ये पॉजिटिव रहेगा। एग्जांपल के तौर पे C23 पूछा मान लो, तो 2 + 3 का सम क्या होता है, ऑड की इवन? सर ऑड होता है और नेगेटिव। तो ये आ जाएगा -M23। किसी ने पूछा 3 1 का सम इवन, तो ये जाएगा +M31। बस ये माइनर के बराबर होगा, बस प्लस या माइनस आपको लगाना है। किसी ने पूछा M12, तो ये 1 + 2 3 होता है, तो ये हो जाएगा -M12। ठीक है, आसान है तरीका निकालना। कोफैक्टर से माइनर से कोफैक्टर को निकालना आसान है, बस साइन पुट अप करना। आगे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा कि जो आप जिसका निकाल रहे हो वो उनका सम ऑड है कि इवन है। 3 2 ले लो, तो वापिस से 3 + 2 5 है, तो जगह -M32। इस तरह से कोई भी निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस यस। माइनर कैसे निकालना वो भी सिखा दिया है। जिसका भी माइनर निकालना है उसकी करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छिपा दो, और डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी उसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, यस यहाँ तक सर। वेरी गुड। अब सुनना अच्छे से थोड़ा सा और, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ भी रैंडम मैंने एग्जाम्पल ले लिया। इसमें मैं आपको कुछ चीजें पूछ रहा हूं, बताओ M32 कितना होगा। करो कॉपी में निकालो सब लोग। M32 माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम। हाँ, तो आप क्या करोगे, थर्ड रो, ये रहा थर्ड रो, और सेकंड कॉलम इसको छिपा दो। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छिपाओगे तो आपके पास 4 एलिमेंट ये दिखेंगे। ये दिख रहे हैं सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बीच में आएगा माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा 10 - 8। वेरी गुड, 2। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा C32 क्या होगा सर -2 -2 हो जाएगा।
3 + 2 का सम ऑड है तो माइनस टाइम्स रहेगा, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर है? यस सर। सर। वेरी गुड। चलो इसी में और पता करो। C22 सर 28। सर 28 आ रहा है। 28 आ रहा है। तो C22 क्या M22 के बराबर ही होगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। M22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छिपा दो। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छिपा दे तो आपके पास क्या बचेगा? 2 -8 3 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 4 + 24, 28 आ रहा था। क्लियर हो गया? यस सर। यस और मैंने आपको अभी बताया था कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकालो, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है? यस बोलो सर। एक जल्दी से एग्जांपल। सर सेकंड कॉलम के लिए कुछ कंडीशन होती है ना? हाँ हाँ सब बताऊंगा, डोंट वरी, 1 मिनट रुको। 2 -3 1 0 2 5 0 3 7। ये मान लो कोई रैंडम मैंने मैट्रिक्स ले लिया, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे लिख दी। अब मैं चाह रहा हूं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, तो मान लो रो 1 के अबाउट जाता हूं। तो रो 1 के अबाउट फॉर्मूला क्या बनेगा? A11 C11 A12 C12 A13 C13। यहां तक समझ में आया? अब इसको माइनर के टर्म्स में लिखो। C11 का माइनर क्या होगा? M11 ही। और C12 को क्या माइनर क्या होगा? माइनस ऑफ M12। और इसका क्या हो जाएगा? प्लस। ये रे बोलो। Yes, sir. अब तरीका देखो, रो 1 के अबाउट निकाल रहे हो तो 2 पहले एलिमेंट को उसके माइनर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको छिपा दो, इसको छिपा दो, इसका माइनर क्या आएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आए ना? A11 इंटू M11 A11 इंटू M1 माइनस माइनस ऑफ A12 A12 एलिमेंट कितना? -3 है। बोलो। यस सर। इंटू M12 निकालना तो वापस इसकी रोज का कॉलम छिपा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 - 0। और लास्ट में A13 कितना है? 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके उसी के 0. वापस वो 0 - 0 आएगा। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -2। क्लियर है? -2 आ रहा हाँ। Yes, sir. यस सर। कोई बोलेगा सर किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट अगर निकाल सकते हैं तो इस क्वेश्चन में किस के अबाउट निकालो ताकि कैलकुलेशन सबसे कम हो? सर कॉलम नंबर 1। और वेरी गुड। तो कॉलम 1 के अबाउट निकालोगे तो दो जीरो ऑलरेडी है, तो वो तो अपने आप ही 0 बन जाएंगे, है ना? यस सर। यस सर। तो कॉलम Yes, 1 के sir. अबाउट निकालो तो कॉलम 1 में एलिमेंट कैसे आते हैं? 1 1 A11 A21 A31 3 1। तो इनके कोफैक्टर और इनके माइनर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये दोनों एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 ही है, तो इनके माइनर लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस सिर्फ क्या लिखना है? फर्स्ट वाला, है ना? क्लियर है? बोलो। यस। यस सर। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अब देखो ये तो अभी सिर्फ फंडामेंटल समझा रहा था, ऐसा तरीका था। आगे बहुत जल्दी जल्दी हम कैसे करेंगे इनके साइन कन्वेंशन, अगर आप ध्यान से देखोगे माइनर्स के, तो आपको पता है कि जो एलिमेंट होते हैं 1 1 1 2 1 3 3 1 सॉरी 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब यहाँ पे कहाँ पे सम ऑड है, कहाँ पे सम इवन है? जहाँ पे ऑड रहेगा वहां पे साइन प्लस माइनस रहेगा। देखो यहाँ पे ये वाले ऑड है, यस सर।
ये चारों के चारों का सम क्या है, ऑड है ना, Yes, sir. और बाकी सारे का सम इवन है। Yes, sir. ये बस यही इन्हीं के माइनर आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, बाकी सबके माइनर क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। जब कोफैक्टर निकालोगे तो हाँ है ना, तो देखो ऐसे साइन ऐसे रहता, प्लस माइनस प्लस, फिर अल्टरनेट चलता, प्लस के बाद नीचे माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, माइनस के बाद नीचे प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऐसे अल्टरनेट याद रख सकते हो। तो किसी भी कॉलम या किसी भी रो के बोर्ड अगर आपको निकालना तो ये साइन कन्वेंशन पुट अप कर देना और डायरेक्ट माइनर के टर्म्स में मत निकालना, कोफैक्टर नहीं लिखेंगे बार बार, डायरेक्ट किसके टर्म्स में निकालेंगे, माइनर के टर्म्स। तो अगर मान लो मुझे पूछा है अबाउट कॉलम 3, तो कॉलम 3 का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो कॉलम 3 का साइन कन्वेंशन ये, तो डायरेक्ट पुट अप करोगे माइनर के टर्म्स में, 1 3 M1 3, फिर माइनस आ जाएगा, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस 2 3 2 3, प्लस माइनस फिर क्या आता, प्लस 3 3 M3 3। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट साइन कन्वेंशन के साथ पुटअप करेंगे। आपको जिस भी कॉलम या जिस भी रो के अबाउट निकालना है उसका साइन कन्वेंशन रख देना और फिर प्लस माइनस प्लस कर देना। जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अबाउट निकालना है उसका साइन कन्वेंशन रख देना, फिर प्लस माइनस प्लस कर देना। ठीक है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, वापिस समझना। और इसमें और भी प्रॉपर्टीज होती है, बस पहला ये फंडामेंटल एक बार कवर हो जाए। जिन बच्चों ने जिन्होंने स्कूल में पढ़ रखा उनको तो आता ही होगा, लेकिन जिन्होंने स्कूल में नहीं कर रखा उनके लिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, बस सीखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल डिटरमिनेंट मुझे निकालना है 2 3 माइनस एक्स, 2 3 माइनस 5 1 माइनस 2 एफ, कुछ भी ले लो, माइनस 6 प्लस 6 ले लो, माइनस 5 0 8। ये मान लो किसी का डिटरमिनेंट मैंने लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं एक काम करो, किसी भी मान लो रो 3 के अबाउट निकालो, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए अबाउट रो 3। तो रो 3 के अबाउट निकालो, पहले साइन कन्वेंशन रख दो। स्टार्ट देखो कहां से था, प्लस, यहां से प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, फिर ये माइनस का साइन रहेगा, ये प्लस का साइन रहेगा, ऐसे याद रखना है। क्लियर है? बोलो। यस सर। जिसके अबाउट भी निकालना उसके साइन कन्वेंशन पुट अप कर दे, और साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं ऐसे याद रखना, ये साइन कन्वेंशन है, प्लस माइनस प्लस। तो जो भी रो या जो भी कॉलम के अबाउट आपको निकालना है, बस उस रो या उस कॉलम को आपको याद रखना है, सबका याद नहीं रखना है। जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अबाउट निकालना उसका ही याद रखना है। यहाँ पे जैसे रो 3 के अबाउट निकालना तो रो 3 के याद रख लेता, तो ये आगे प्लस ही रहेगा, तो जो है वैसा का वैसे ही प्लस के साथ इंटू इसका माइनर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 6, फिर माइनस का 7 इंटू उसका माइनर, फिर लास्ट में प्लस का 8 इंटू उसका माइनर। इससे आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. यस ठीक है, Yes, sir. अब इसमें एक चीज और मैं करवा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ अपनी मर्जी से ना, कुछ भी ले लिया आपकी, ऐसा कुछ भी मैंने फिक्स नहीं किया, कुछ भी यहाँ पे नंबर ले लिया रैंडम। अब आप लोग एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, जिस भी रो जिस भी कॉलम के बाद आपको निकालना है, और एक वैल्यू इसकी निकालो, A11 A12 और A13। फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ, सेकेंड या थर्ड कोई भी ले लो, मान लो सेकेंड रो का ले लिया। सेकेंड रो के कोफैक्टर क्या होंगे, 2 1 2 2 2 3। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर, हाँ, फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर आप सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये पता करो। सब लोग करो ट्राई। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो कितना आ रहा है, सेकेंड इसकी वैल्यू पता करो कितनी आ रही है। प्रैक्टिस कर लो एक बार। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो पहले, और फिर ये जो नीचे मैंने एलिमेंट बोला है इसकी प्रॉपर्ली वैल्यू निकालो, कितना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एग्जैक्टली वो बताना।
डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 216। -200। अच्छा चलो चेक कर। मान लो मैं रो 2 का अबाउट निकाल, तो रो 2 के अबाउट साइन कन्वेंशन क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना? क्लियर है? ये होगा, आया ना? यस। तो -4 इंटू इसका माइनर, फिर +1 इंटू उसका माइनर, लास्ट में -8 इंटू उसका माइनर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा -4 इंटू 42 -30 +1 इंटू 12 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, -8 इंटू 10 प्लस 14। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगी, तो -4 इंटू ये क्या है? 12। और ये कितना जाएगा? 8 इंटू 24, है ना? बोलो। पता करो कितना रहा है? 192 प्लस 24 माइनस ऑफ 216, करेक्ट। आपका भी यही आया था? यस। यस। अब सेकेंड वाला अगर निकालोगे, रो 1 के एलिमेंट को रो 2 के कोफैक्टर के साथ करना है। तो रो 2 का कोफैक्टर ऑलरेडी मैंने निकाल रखा, अच्छा निकाल लिया। तो ये क्या होगा? देखो ये तो माइनस टाइम्स होगा माइनर, इसका माइनर कितना आ रहा था? इसका माइनर कितना आ रहा था? 12, है ना? देखो ये -12 आ रहा था, तो कोफैक्टर क्या होगा? -12 होगा, हाँ, है ना? क्लियर है? फिर C22 का माइनर ये रहा, और C22 का माइनर और कोफैक्टर बराबर होगा, तो ये कितना होगा? 12 + 12 24। और C23 का कितना आ रहा था? 24, ये भी 24 आ रहा था, माइनस टाइम्स होगा। यस सर, -24 हो जाएगा वो। हाँ, अब इसकी वैल्यू एक बार आप निकालो, कितनी आ रही है? बस 0 आ रही है। 0 आएगी। तो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर किसी अदर रो के किसी अदर रो के कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब मान लो आपने एलिमेंट रो 2 के लिए लिया, कोफैक्टर रो 1 के लिए लिया या रो 3 के लिए लिया, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? 0। और उसी रो या उसी कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर रो कुछ और, कॉलम कुछ और, या फिर रो कुछ और, सेकेंड रो के एलिमेंट ले लिए और सेकेंड थर्ड कॉलम के थर्ड रो के कोफैक्टर ले लिए, तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ कृष्णा, आपने हैंड रेस किया, कोई डाउट है? हाँ सर, अगर हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे ऐसा? सर 4x4। 4x4 आपको अभी नहीं सीखना है ही नहीं सिलेबस में, ओके ठीक सर। है? 4x4 आएगा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में। क्लियर? यस सर। यस सर। आपको मैक्सिमम सिर्फ 3x3 तक ही सीखना है। आपके 12th के सिलेबस में उससे आगे कभी नहीं पूछेंगे। हाँ गौरव, Yes, sir. आपको क्या डाउट है? सर जैसे कि आपने बताया कि इसमें मतलब कोई भी रो लेंगे हम, उसके एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर ऐसा कर सकते हैं कि किसी दूसरे वो कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? हाँ करके एक बार देखना, उसमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि अगर रो के एलिमेंट को किसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार करके देखना, उसका ध्यान नहीं, मुझे भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि अगर रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है?
बाकी रो किसी एक रो के एलिमेंट को किसी अदर रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ये डेफिनेट है। रो और कॉलम को मिक्स करेंगे तब 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक मैंने बहुत धीरे धीरे समझा दिया आपको, ये थोड़ा सा बस वैल्यू निकालने वाला था। इसकी प्रैक्टिस एनसीईआरटी से आपको करनी होगी क्योंकि अब डिटरमिनेंट में आपको फास्ट होना है। क्लियर है, धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस एनसीईआरटी से एक बार प्रॉपर्ली कर लेना। सॉल्व एग्जांपल बहुत सारे हैं, वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो यही चीज हमने पढ़ी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। If elements of any row are multiplied with the cofactor of other row, और कॉलम है तो अदर कॉलम, then the sum is 0। मतलब रो के किसी रो के एलिमेंट को किसी अदर रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। किसी कॉलम के एलिमेंट को किसी अदर कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये दोनों बातें हमने समझ ली, है ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो मेन तो क्या है ना, ये तो आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से था जितना भी था, लेकिन अगेन ये जो चीजें हैं कैलकुलेशन में तो ऑफ कोर्स यूज होगी सही। तो वापस बता रहा हूँ, प्रैक्टिस थोड़ी एनसीईआरटी से कर लेना ताकि स्पीड अच्छी हो जाए। अब मेन इसकी प्रॉपर्टीज है जो बहुत ज्यादा काम आती है, जिसको हमको डिटेल में देखना है। ठीक है, खासकर ये 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टी। पहली तो बहुत सिंपल है कि आप डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालो। कभी ऐसा कोई पूछ ले इसका डिटरमिनेंट निकालो तो नहीं निकालना, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे। क्लियर है? सेकेंड बात, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स से ए दूसरा मैट्रिक्स से बी और प्रोडक्ट में है, दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में और उसका होल डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो आप डिटरमिनेंट को प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी अलग अलग निकाल सकते हो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी हो। क्लियर है? मान लो 3 हो अगर, या 4 हो 5 हो कितने भी हो, आप सबको अलग अलग कर सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग निकाल लिया, मतलब बेसिकली आपको प्रोडक्ट करके फिर डिटरमिनेंट मत निकालना, दोनों की डिटरमिनेंट की वैल्यू अलग अलग निकाल के क्या कर देना, मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में? यस। अगर मान लो ऐसे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, ऐसे मान लो n भी हो गए, ऐसे n भी हो गए, तो सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे, आया ना? यस सर। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। तो आपको a की पावर n का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो आप क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो और पावर n चढ़ा दो, मतलब पावर n भी आपकी क्या आ सकती है बाहर। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है? एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी भी यही लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n पूछा है तो इसको क्या लिखोगे? क्लियर हो गया? बोलो। इसके पहले आपको एक बार बताया था, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या सर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? एक नोट लिखवाया था पहले सर 0 जीरो जीरो, वो ऑर्थोगोनल की प्लस माइनस 1 होती है। हाँ, ऑर्थोगोनल होगा तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1। लेकिन अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का 3x3 का, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, याद रखना। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाते हैं, और पावर भी है तो पावर को भी अलग कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर कोई कांस्टेंट k है और डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स के साथ a मल्टीप्लाई, तो k को अगर डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है तो k की पावर n बन के बाहर आएगा। अगेन हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जांपल से समझाओ, सुनना अच्छे से। मान लो a कोई 3x3 मैट्रिक्स है, a क्या है 3x3 मैट्रिक्स, वो बोला कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लो है 3 या फिर 5, कुछ भी ले लो। a इज अ 3x3 मैट्रिक्स, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या गिवन है, 5 गिवन है। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 4a, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 4 को बाहर निकालना है, तो 4 को बाहर निकालने का तरीका क्या है, k की पावर n बन के बाहर आएगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 है, तो 4 कैसे बाहर आएगा बताओ? 4 की पावर 4।
4 की पावर 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, पावर में आ जाएगा। हाँ तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 इंटू 5, जो भी आपका आंसर है। तो कहने का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे समझनी है। किसी ये क्यों होता है इसका अभी प्रूफ बता दूंगा मैं आपको, अभी के लिए प्रॉपर्टी याद रखो। किसी कांस्टेंट को अगर इस तरह से अगर आपको बाहर निकालना है तो k की पावर n बन के बाहर आएगा, ध्यान रखना। जहां पे n क्या है, उसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। 2 क्रॉस 2 है तो 4 स्क्वायर बन के बाहर आता, 3 क्रॉस 3 है तो 4 क्यूब बन के बाहर आएगा। ऐसा क्यों होता है आपने समझाता। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, अगर जैसे मैट्रिक्स ले लो, पहले डिटर्मिनेंट से समझो। कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 2 3 5 6 7 3 2 1, कुछ भी ले लो। अब कोई बोल रहा है इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से क्या करना, मल्टीप्लाई। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करना तो आप सबको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि देखो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो बेसिकली, हाँ इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो वो एलिमेंट उसके माइनर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इस पूरे में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, एक ही बार हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स होता तो सबसे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप सबसे मल्टीप्लाई मत कर देना, अदरवाइज तो फिर यहाँ पे माइनर में भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, बहुत सारे 5 आ जाएंगे। आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही करना है, किसी से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन सबसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या बताया क्या, किसी कांस्टेंट को अगर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं देन k इज मल्टीप्लाइड बाय एनी वन रो और एनी वन कॉलम ओनली, नॉट बाय ऑल। मैट्रिक्स में सबसे होता था, ये डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स में क्या होता था, सबसे मल्टीप्लाई होता था, याद आ रहा है। मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं सब में मल्टीप्लाई होता था। इन मैट्रिक्स, यस सर, है ना, इन मैट्रिक्स k was multiplied with all element। मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर मान लो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ध्यान रखना कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई मत कर देना। इसलिए उन्होंने इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोला गया, अगर मान लो कॉमन निकालेंगे मैट्रिक्स में से तो 3 रो से 3 बार कॉमन आएगा, इसलिए k की पावर n बन के बाहर आता है। इसका प्रूफ मैं करवाता हूँ, 1 मिनट। इसमें क्या समझाया गया कि अगर जैसे यहाँ पे तो कांस्टेंट बाहर था तो बाहर से अगर मल्टीप्लाई करना तो कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे। किसी ने पूछा कोई मैट्रिक्स से a, तो 5a मैट्रिक्स करने के बाद अगर फिर उसका डिटरमिनेंट निकालें, पहले क्या करा, कोई मैट्रिक्स था a, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 में मल्टीप्लाई करने के बाद उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थर्ड स्टेप में। अब इस 5 को अगर मुझे बाहर निकालना है तो डिटरमिनेंट से, तो अगर मैं जैसे डिटरमिनेंट जब मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई एक रो या कोई कॉलम से करता हूं, तो बाहर निकालूंगा तो हर रो से निकालूंगा ना, एक एक करके। जैसे मल्टीप्लाई होता है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो कोई एक रो या कोई कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, और कॉमन भी अगर लूंगा तो एक एक रो करके कॉमन लूंगा, है ना। यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या होगा, जब इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो, कोई मैट्रिक्स से ए मान लो, यस सर, कोई मैट्रिक्स से ए मान लो ABCD, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में तो सबसे मल्टीप्लाई होता है 5A 5B 5C 5D। अब इस 5A का आप जब डिटरमिनेंट निकालोगे, 5A 5B 5C 5D, अब अभी क्या सिखाया था, डिटरमिनेंट में से अगर कॉमन लेना है तो डिटरमिनेंट में सब में से कॉमन नहीं आएगा, रो वाइज कॉमन आएगा। तो पहले रो 1 में से कॉमन लोगे तो एक 5 कॉमन आएगा, फिर रो 2 में से कॉमन होगा तो दूसरा 5 कॉमन आएगा, है ना। मतलब पहले 5 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा है। हाँ, पहले 5 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट में पूछा था। आपको क्या पता है, डिटरमिनेंट ऑफ 5a मैट्रिक्स ना, तो पहले 5 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट पूछा है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a।
मतलब जितना ऑर्डर था उससे मल्टीप्लाई हो गया। तो कभी भी आपको अगर ऐसा पूछे कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो के कैसे बाहर आएगा, के की पावर n बन के बाहर आएगा, क्योंकि हर रो से कॉमन लोगे तो n बार कॉमन आएगा। अगर ऑर्डर n है तो रो n होगी, तो हर रो से के कॉमन लेके बाहर कितना आएगा, के की पावर n बन के बाहर आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। है ना। मैट्रिक्स में क्या होगा, जब मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करोगे सारी रो में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटरमिनेंट से जब बाहर निकालोगे, डिटरमिनेंट से जब बाहर निकालोगे तो हर रो से एक एक करके बाहर आएगा, तो के की पावर n बन के बाहर आएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो। यस सर। यस। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो। कांस्टेंट अगर बाहर निकालना तो के की पावर n बन के बाहर आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट तीनों प्रॉपर्टी। पावर अलग अलग हो जाती है, मतलब पावर मतलब बेसिकली पावर को बाहर निकाल सकते हो। ए की पावर n का होल डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n निकाल। क्लियर है? आगे बात समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। चलो अब थोड़े कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हाँ बोलो कृष्णा। सर जो हमने डिटर्मिनेंट में के को मल्टीप्लाई किया, तो वो हम किसी कॉलम में भी कर सकते हैं? हाँ किसी में भी, आप किसी भी एक, लेकिन किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में है ना। अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही होगा, सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके सर। तो रो में भी करो या कॉलम में करो, आंसर हमेशा सेम आएगा, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू हम रो या कॉलम के अबाउट निकालते हैं, तो उससे वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ करो, बोलो। सर वो ऑब्जर्वेशन बॉक्स में लिखा था, एक बार समझा दीजिए सर वो पीछे। हाँ ऑब्जर्वेशन बॉक्स में क्या लिखा था कि ए की पावर n है, पावर बाहर आ जाता है। अभी मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट में अगर प्रोडक्ट में है तो अलग अलग कर सकते हो, है ना। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है। 4 है तो 4 बार अलग अलग कर दोगे। तो ए की पावर n है, n है मतलब ये कितनी बार है, n बार है। ए कितनी बार है ब्रैकेट के अंदर, n बार, n टाइम्स। तो n बार अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मान लो ए की पावर n, ए की पावर n का मतलब क्या, ए जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएंगे सबके n टाइम्स, तो एक ही चीज n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n हो गई। आ गया समझ में? यस सर आ गया। नहीं आया तो वापस पूछ। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने पूछा है ए की पावर 5 का डिटरमिनेंट निकालो। अब ए की पावर 5 निकालने में कितना टाइम चल जाएगा, ए को 5 बार मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो तो कितना टाइम चल जाएगा। इससे अच्छा क्या कर लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के पावर 5 लगा देंगे। ये ज्यादा आसान है ना मेरे लिए, आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी बहुत जगह काम आएगी। If A and B are square matrix such that A की पावर 2006 is a null matrix, मैट्रिक्स की बात है, और ए बी इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, तो पूछा गया डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी। मैं वापस क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझो सर। हाँ बोलो। सर डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी अगर लिखेंगे तो सर क्या आएगा? वो कुछ भी नहीं आ सकता, वो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा, फिर जो मैट्रिक्स आएगा फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी सिर्फ यही तीन। आप एडिशन में डिटरमिनेंट को अलग अलग मत कर देना। अगर आपको पूछा है ए प्लस बी का डिटरमिनेंट निकालो, तो पहले आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करो, तो जो आंसर आएगा फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ ए और बी कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए की पावर 2006 की वैल्यू नल मैट्रिक्स के बराबर आ रही है, और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ए प्लस बी के बराबर है।
आपको पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, 0 1 -1 नन ऑफ दिस। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकाला बताओ। अब पहले इस डेटा का यूज कैसे करें, फर्स्ट वाले का। सर हम सर ये पोस्ट हमें मल्टीप्लाई कर सर कैसे ये करें? हमें गिवन है ना कि ए जो ए की पावर 2006 है वो नल मैट्रिक्स है। हाँ सर जो हम अगर ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी फिर सर नल सर ये भी 0 के बराबर आएगा। ए की पावर 2006 नल मैट्रिक्स है, ए थोड़ी नल मैट्रिक्स है। सर अगर ऐसा थोड़ी हो सकता है, ए की पावर मान लो नल मैट्रिक्स आ रही है तो मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि ए भी नल मैट्रिक्स होगा। सर ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा। हाँ ये बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना सब लोग। ए की पावर एन मान लो नल मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मान लो नल मैट्रिक्स आ रहा है, आप ये थोड़ी बोलोगे कि ए नल मैट्रिक्स है। हो सकता है ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे ऐसे डेटा उसके अंदर हो कि उससे आंसर नल मैट्रिक्स बन रहा हो, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी ए को नल होना पड़ेगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ ध्यान रखना। अब यहाँ पे ए की पावर 2006 नल मैट्रिक्स है, आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट तो ले ही सकते हो। अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो उनका डिटर्मिनेंट भी तो इक्वल होगा। अगर दो Yes, मैट्रिक्स sir. बराबर है तो उनका डिटरमिनेंट इक्वल होगा, ये तो हम बोल ही सकते हैं। अगर ए इक्वल टू बी है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू बी, तो आप ये तो बोल ही सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा, है ना? हाँ सर। तो अच्छा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2006 नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0 0 ही आएगा। 0। आएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2006 0, तो अब यहां से मैं बोल सकता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 0 आएगा। सर 0। ए नल मैट्रिक्स होगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अच्छा, पर अब बी कैसे निकालें? सर इसमें जो है ना, हम ए को जो है ना लेफ्ट साइड लेके जाएंगे माइनस में। वेरी गुड। अब ए के बारे में पता चल गया तो ए को साथ में कलेक्ट करो। ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन की अप्रोच है ना, ये अप्रोच आपको डेवलप करनी, चाहे फिर कैसा भी नया क्वेश्चन आए आप हमेशा कर सकते हो। जेई पूछेगा नया क्वेश्चन ही, लेकिन अप्रोच वही रहेगी। और ये अप्रोच आप कैसे सीखते हो? क्लास में ही, लाइव क्लास में जब हम जैसे जैसे स्टेप्स को अप्लाई करते हो, ध्यान से कंसंट्रेट होकर अगर आप क्लास में बैठोगे तो देख रहे हो कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, हर लाइन मेरी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे पहले मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, अब ए बी इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ था, मुझे टारगेट करना है कि बी निकालना है, लेकिन ए के बारे में डेटा पता चल गया तो ए को साथ में कलेक्ट कर लेते हैं, तो ए बी माइनस ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं ए कॉमन लूंगा, अच्छा ये भी बहुत अच्छी चीज है, मुझे बताओ अगर यहाँ से ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? सर बी माइनस आई। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 मत लिख देना, मैट्रिक्स लिखोगे, मैट्रिक्स मत 1 मतलब आई, है ना? क्लियर है? 1 मत लिख देना है गलती से, बी माइनस आई होगा। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में आ चुका है। अब प्रोडक्ट में मैं डिटरमिनेंट ले सकता हूँ दोनों तरफ, एडिशन में डिटरमिनेंट नहीं ले सकता था क्योंकि एडिशन का कुछ रूल नहीं होता। ध्यान रखना, एडिशन में आप ऐसा मत कर देना कि इसको ए प्लस बी कर दिया, इसका कोई रूल नहीं होता। लेकिन प्रोडक्ट में अब चीज आ गई, यहाँ पे मैंने कहा अगर ए कॉमन लेके प्रोडक्ट में निकाल दे, अब मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूंगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा, है ना? यस सर। अब अलग अलग कर दे। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 था, यस सर। तो ये भी कितना आ जाएगा? 0। क्लियर 0 हुआ? हाँ 0। आगे बात समझ में कैसे निकाला, तरीका इंपॉर्टेंट है। आधी बात समझ में? तो वैसे सर अगर बी मैट्रिक्स में से आई मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कुछ भी आंदो, क्या फर्क पड़ता हमारा? नहीं सर, वैसे वो तो पूछ रहा हूँ, कोई कहीं और कुछ ऐसे भी चीज आ जाए तो क्या करें? कुछ भी आ सकता है, वो तो बी पे डिपेंड करता है ना, वो तो मैट्रिक्स है। बी कुछ भी हो, उसमें से आई माइनस करोगे तो कोई ना कोई नया मैट्रिक्स आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है वो तो। ठीक है सर, ठीक। चलो अगला ट्राई करो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ढंग से, वापिस से आप ट्राई करना। गिवन है a इक्वल टू -4 -1 3 and 1 to find डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2016
माइनस 2a की पावर 2015 माइनस a की पावर 2014। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी, प्रॉपर्ली ट्राई करो। किया ट्राई? सर 1 मिनट। सर 2 मिनट। करो करो। सर हो गया। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, ये पूछा क्या, इसमें से आपको क्या पहला ऑब्जर्वेशन आया? सर इसमें से हम सर हम ए कॉमन की पावर 2014 को कॉमन निकाल लेंगे। वेरी गुड। यहाँ पे दिख रहा है 16, 15 और 14, तो 14 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस 2a और इसमें क्या बचेगा? आई। आया ना? यस सर। Yes, sir. अब ये दो प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? यस सर। अब इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2014 बार मल्टीप्लाई करें क्या? सर डिटरमिनेंट में पावर बाहर चली जाती है। हाँ चल जाती है। वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। अब इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये वैल्यू साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ये पता कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। तो पहले ए स्क्वायर पता कर लेते हैं। ए स्क्वायर पता करने के लिए ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। यस यस सर। ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के लिए ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये जो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 3। सर 13 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 माइनस सर 1 3। माइनस 12, फिर क्या आ रहा है? सर -9 और ये और सर इसमें -2। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ये आ रहा है ए स्क्वायर। यस। अब निकालना है, अब करना क्या था? ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। आपको निकालना था ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। ये हो जाएगा ए स्क्वायर लिख देना
-2a, तो आपका माइनस का 2a कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस i। इससे आपकी जो वैल्यू आएगी 13 प्लस 8 21 और 21 माइनस 1 20 20 3 प्लस 2 5 -9 -6 -15 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 चेक। अच्छा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 -1 -5 ये आ रहा है। यस सर। वही यार। ओके, अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। इसके काय की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट की। हाँ है ना, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। 25 माइनस, चाहो तो 5 भी कॉमन निकाल सकते थे। -25 -25 -25 तो इसकी वैल्यू आ गई। अब समझ में आया कैसे निकाला है। दूसरा आपको क्या निकालना था, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कहीं साइड में निकाल लो। -4 + 3 -1 आ रहा है। यस सर। सर तो जगह -1 इंटू -25 और इसकी पावर 2014 हाँ -25। माइक का ध्यान रखा करो यार, बैकग्राउंड नॉइज इतनी क्यों आ जाती समझ नहीं आता क्लास के टाइम। या तो ऐसी जगह बैठा करो, कोशिश करो जहाँ पे साउंड कम है, या फिर आस पड़ोस वाले को बोला करो एटलीस्ट क्लास के टाइम ना बोले। यहाँ तक समझ में आया कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। जेई मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बोलो। यस सर। यस सर। सर ठीक है, ध्यान रखने प्रॉपर्टी पे सब कुछ खेल चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये जो चैप्टर अभी हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये एडवांस में बहुत इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, आगे भी हम अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसका एडवांस में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कैसे यूज हो रही है। प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लेना। पहली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड द कॉलम आर इंटरचेंज। सारी रोज है सारी कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी ट्रांसपोज का आप डिटरमिनेंट निकालो या ए का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या उस खुद के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम आता है। क्लियर सर? डिटरमिनेंट के लिए ट्रांसपोज नहीं बोलते? नहीं, अरे मैट्रिक्स पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है। डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू है ना, सिर्फ वो थोड़ी कुछ है, वो तो एक सिंगल वैल्यू है, कोई ना कोई कांस्टेंट। आप तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या कुछ होता है। क्लियर है? यस सर। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दे, R1 R2 को R3 ये लिखते भी रहना बैकग्राउंड में, ठीक है, साइड बाय साइड। R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया, R1 R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट साइन के साथ चेंज हो जाएगी। मान लो एक डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 आ रही थी, मैंने क्या करा, उस मैट्रिक्स में किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो -5 आएगी। तो अगर एग्जांपल के साथ समझाना। अरे 2 मिनट रुक तो जाया करो यार, इतना जल्दबाजी क्या रहती है। अभी मैंने खत्म कर दिया क्या, सब कुछ लूंगा मैं, 2 मिनट रुको ना, पॉइंट तो कंप्लीट होने दो। मैंने कोई ऐसी चीज ली जो मैंने बहुत जल्दीबाजी में निकाल दी हो, बताओ अब तक? नो सर, नो। तो फिर थोड़ा भरोसा रखो, बात कंप्लीट ही नहीं पहले से ही बोल दोगे बीच में तो उससे क्या लिंक टूट जाती है। बहुत धीरे धीरे सोच समझ के बोलना पड़ता है, फिर वो रिदम ब्रेक हो जाती है। ठीक है, पहले कंप्लीट होता, नहीं समझ में तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, आप मान लो कोई आपने किसी एक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू आ रही थी 5। आपने क्या करा, उसमें किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद जब वापस वैल्यू निकालोगे उस नए मैट्रिक्स की,
तो वो वैल्यू आ जाएगी -5। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मैट्रिक्स था 2 1 3 4 0 2 1 8 9, ये मैट्रिक्स है कोई एक, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है मान लो 8, रैंडम समझ लो। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। R1 और R3 को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा वो समझना है। तो या मान लो R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो R1 की जगह R3 लिख दिया और R3 की जगह R1 लिख दिया, R2 एज इट इज। तो अब मुझे वापस कैलकुलेट नहीं करना, पहले वैल्यू कितनी आ रही थी 8, तो एक बार इंटरचेंज करने पे वैल्यू -8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -8। अब इसमें मान लो वापस आप इसके अंदर R2 और R3 को इंटरचेंज करोगे तो वापस -8 वापस किस में बदल जाएगी? +8। आ रही बात समझ में? तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में साइन चेंज हो जाता है। मतलब जो वैल्यू पहले कुछ आ रही थी उसका साइन अब अपोजिट हो जाए। पढ़ लो अच्छे से। इफ एनी टू रो और any two column of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes. किसी डिटरमिनेंट में अगर आप कोई रो या कोई दो कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? बोलो। यस इन प्रॉपर्टीज को अभी मैं एग्जांपल के तौर पे और यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी फिलहाल के लिए लिखते जाना, अब जब इसका एप्लीकेशन आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्लैरिटी और अच्छी आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, मैं रो की बात कर रहा हूं तो कॉलम भी अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है? दो रो या दो कॉलम में वैल्यूज अगर मान लो इक्वल है या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है मतलब उनका रेशियो अगर सेम है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू का आंसर 0 आएगा। 0 क्यों आएगा वो भी समझा दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे ले 2 1 3, यानी ले आपने 8 7 6 कुछ भी ले लिया, और मान लो लास्ट वाली रो को 2 1 या तो 3 ले लो, या फिर लास्ट वाली रो को किसी भी एक रो का मल्टीपल ले लो। जैसे मान लो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो रो 1 में, तो क्या आएगा? 6 3 9। तो यहाँ पे आप देखोगे रो 1 और रो 3 सेम है, तो डायरेक्टली आंसर बिना कैलकुलेट करे 0 निकाल देना। इसका आप कैलकुलेट करके देख लें, आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे भी देखो रो 1 और रो 3 का रेशियो 1/3 1/3 1/3 आ रहा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज है जो प्रूवन है। आप चाहो तो एनसीईआरटी में एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ दिया हुआ है, आराम से शांति से एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ देखना, उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन इन प्रॉपर्टी को याद रखना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम आती है। पहली प्रॉपर्टी क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो या ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, आंसर सेम आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में साइन का चेंज हो जाता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या आता है? साइन का चेंज। एक बार इंटरचेंज करोगे तो एक बार चेंज होगा, दो बार करोगे तो वापस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ऑड बार करोगे तो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, इवन टाइम्स इंटरचेंज करोगे तो पॉजिटिव, मतलब जो है वो हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर किसी दो रो या कोई दो कॉलम प्रोपोर्शनल है या सेम है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या ये बातें समझ में आई तीनों? बताओ। यस सर। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हाँ कृष्णा बोल। सर हम ऐसे कह सकते हैं ना कि ये तीसरी प्रॉपर्टी में जहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल लिखा है कि वो रो या कॉलम एक दूसरे के मल्टीपल हो तो वो 0 हो सकता है। हाँ, मल्टीपल, प्रोपोर्शनल का मतलब वही मल्टीपल, एक दूसरे के मल्टीपल हो या फिर उनके आपस में रेशियो अगर सेम हो तो प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो उस केस में उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ओके सर। ऐसा क्यों होता है? इसका प्रूफ अगली जो आगे जो एक प्रॉपर्टी आएगी उसके थ्रू होगा, इसलिए अभी प्रूफ नहीं बता रहा हूं। अभी फिलहाल के लिए याद करो, प्रूफ अभी आगे बताऊंगा। अगली प्रॉपर्टी 4 ये जो बताई थी मैंने, किसी कांस्टेंट के साथ अगर किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा। आपकी मर्जी, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट के साथ करना है सेकंड के साथ, आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान रखना सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होते। मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। हाँ है ना? ठीक है, आप थम्स अप से रिएक्शन भी दे सकते हो, अगर समझ में आए तो बताते रहना, थम्स अप से रिएक्शन देते रहना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
breaking of the determinant about any one row or any one column. अब जैसे कभी कभी आपको ऐसा दे दिया, रो 1 में आप देखोगे, देखो रो 2 और रो 3 में कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंगल एलिमेंट है। किसी रो में अगर मान लो ऐसे डबल एलिमेंट टाइप आ जाए, a1 + x, b1 + y, c1 + z, तो आप उसके अबाउट ब्रेक कर सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 पहली रो के एक एलिमेंट में लिख दिया, सेकंड वाले एलिमेंट दूसरे डिटर्मिनेंट लिख दिया, बची हुई दोनों रो एज इट इज, बची हुई दोनों रो क्या है? एज इट इज। अभी ये सारी प्रॉपर्टी प्लीज याद रख लेना, प्रूफ मैं करा दूंगा आपको, उसके लिए टाइम अलग से चाहिएगा मुझे, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी, क्योंकि जितने भी जेई में क्वेश्चन आए हैं उसमें कहीं पे भी प्रूफ का काम नहीं आता है, उसमें सिर्फ इन प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसलिए अभी के लिए इनको याद करना ही आपके लिए ऑप्शन है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, कैसे आए वो यूनिट सर्कल मेथड से बहुत लेंदी कैलकुलेशन, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए क्या कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के बड़ा इस तरह से ब्रेक करता है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो और ज्यादा समझ में। जैसे यहाँ पे आप देखोगे रो 2 और रो 3 एज इट इज रहेगी, रो 1 के अबाउट मैंने इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, a1 b1 c1 एक में रख दिया, x y z एक में रख दिया। दिख रही है, समझ में आ रही किस? बोलो यस सर। हेलो, ठीक है। यस सर। आप चाहो तो कॉलम के अबाउट भी ब्रेक कर सकते हो, रो के अबाउट भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। कॉलम के अबाउट, जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉलम के अबाउट ब्रेक करा, 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट में 3 बार ब्रेक कर सकते हो, बच्चे भी दो रो या 2 कॉलम एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। उल्टा भी याद रख सकते हो, अगर मान लो ऐसे ब्रेक में है तो ऐसे एडिशन में भी लिख सकते हो, ध्यान रखना उल्टा भी ट्रू है। अगर मान लो ये दो रो या फिर कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल है और एडिशन हो रहे हैं, तो आप इसको पहली 2 कॉलम को आपस में ऐड करके ये सब लिख सकते हो, बाकी वो 2 रो या फिर 2 कॉलम एज इट इज ही रहेंगे। तो रिवर्स भी आपको याद रखना है। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन। अब इसी प्रॉपर्टी का देखो यूज यहाँ पे कैसे किया है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका एडिशन क्या आएगा? क्या यहाँ पे रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल है क्या? बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, चाहे दो हो तो 2 में भी ऐसे ऐड कर सकते हो, या फिर ऐड करके ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये किसका एडिशन हो रहा होगा? बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रो 2 और रो 3 को तो एज इट इज लिख दो, क्योंकि वो तो सेम ही है। रो 1 में क्या हो रहा होगा? ये सारे एलिमेंट ऐड हो रहे होंगे। पहला वाला क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 अप टिल n। यस सर। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? 1² + 2² अप टिल n²। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा? 1³ + 2³ अप टिल n³। तो कहने का मतलब क्या है? इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके बाद तो आप लिख ही सकते हो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला रटा होना चाहिए सबको, n × n + 1/2। सम ऑफ द स्क्वायर होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद इसको, ये भूलना ही मत, कहीं पे भी यूज हो जाता है। सम ऑफ द क्यूब n × n + 1 का होल क्यूब, n × n + 1 का होल स्क्वायर। Sum of the cube of n natural number n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। Sum of the square of n natural number n × n + 1 × 2n + 1/6। और सम ऑफ द n नेचुरल नंबर ये होता है। बची हुई चीजें एज इट इज। या आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो कैसे हो रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे बेसिकली क्या सम किया अपन ने, तो समेशन भी अलग अलग कर सकते। अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है FR GR और HR, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, और बची हुई 2 रो या बची हुई 2 कॉलम क्या है? कांस्टेंट है। और समेशन अगर आपको बांटना था एडिशन में, क्या करोगे? सारे एडिशन यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी हमने क्या किया था, यस सर। समेशन था तो सारा समेशन क्या आ गया? 1 + 2 + 3, तो ये समेशन तो आ गया। समेशन n, समेशन n², समेशन n³। और इसको अलग अलग कैसे किया? अलग अलग करते हैं तो समेशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समेशन ऑफ ऐसा दिया, समेशन डिटरमिनेंट ऑफ x 2x², 3x - 1, 5 4 2 1 0 2। इस डिटरमिनेंट पे समेशन लगा है, तो समेशन को क्या कर सकते हो? इस रो के अबाउट मल्टीप्लाई कर दोगे सब में, समेशन क्या हो जाएगा? x, समेशन 2x², समेशन 3x - 1। बची हुई 2 ऐसे इट इज। क्लियर है? तो समेशन को भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ऐसे, अगर बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो रहा है?
ठीक है सर। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू आ रही मान लो डेल्टा या फिर कुछ भी वैल्यू आ रही मान लो के। ये कोई नॉर्मल डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू मान लो कुछ आ रही होगी। अब इसमें मान लो मैं एक रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, ये वाला मैंने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, वे के सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे R2 चेंजेस टू R2, देखो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान रखना पैटर्न में। यहाँ पे अगर मैं रो 1 ले रहा हूं तो यहाँ पे रो 1 लेना पड़ेगी, यहाँ रो 2 लोगे तो यहाँ रो 2 लेना पड़ेगी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 लेना पड़ेगी। तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लो 4 और कोई भी दूसरी रो ले लो जे, मतलब कोई भी रो 1 या 3 ले ली मान लो, तो ये एक तरह का ये ऑपरेशन हो गया। और एग्जांपल R1 को चेंज करना है तो R1 चेंजेस टू R1 में से मान लो 3 टाइम्स R3 माइनस करना है तो ये कर दिया। R1 को चेंज करना है मान लो R1 माइनस 2R2 तो ये मतलब 5R2, जो मर्जी है वो कर दो, 5R2 ये कर दिया। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 7R3 या R2 वापस नहीं लेना है, 7R1 या R3 जो मर्जी है वो ले सकते। इस तरह के इनको बोलते हैं रो ऑपरेशन, इनको क्या बोलते हैं अपन, रो ऑपरेशन। इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो वैल्यू पहले आ रही थी वही वैल्यू बाद में भी आएगी, जो वैल्यू पहले आ रही थी वही वैल्यू बाद में भी आती है। अब ये प्रॉपर्टी का यूज हम क्यों करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज हम इसलिए करते हैं कि बहुत सी बार क्या होता है हमारे को डिटरमिनेंट कुछ डिटरमिनेंट बहुत हायर नंबर दे देते हैं, मतलब उसमें डेटा बहुत लार्ज आ जाता है, हैवी कैलकुलेशन आ जाती है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाले रो ऑपरेशन अगर हम लगाएंगे तो इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने से कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है ना। इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने से हम क्या करते हैं, थोड़े से जीरो क्रिएट कर लेते हैं, थोड़े से जीरो क्रिएट करने के बाद फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते। क्यों, क्योंकि पहले निकालो या ये वाले रो ऑपरेशन के लगाने के बाद निकालो, आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप ये वाले रो ऑपरेशन लगाओगे तो एक साथ सब रो में मत लगा देना। बहुत सी बार बच्चों को क्या रहता है कि चलो फटाफट सब सारी रो ही चेंज कर दो, ज्यादा से ज्यादा जीरो क्रिएट हो जाए। आपको ये बात इसमें ध्यान रखना नोट करके कि जब भी आप ये वाला रो ऑपरेशन या फिर ये वाला कॉलम ऑपरेशन, अगर रो में लगा रहे तो रो में लगाना, या फिर कॉलम में लगा रहे तो कॉलम में लगाना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाओगे। ऐसा मत करना कि एक ही स्टेप में रो में भी लगा दिया कॉलम में भी लगा दिया। आपको मान लो पहले आपने रो में लगाया, वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद फिर अगर आपको रो में लगाना तो रो में लगाओ, कॉलम में लगाना तो कॉलम में लगाओ, एक ही बार में मत सारे ऑपरेशन लगा देना। तो आपको इस बात का यहाँ पे नोट रखना है कि जब भी आप ये तरह, जब भी whenever लिखते भी जाओ, whenever we apply this row or column, this row or this column transformation operation, at least one row or column should be unchanged। मतलब अगर मान लो आप एक बार में रो 2 और रो 3 को चेंज करना था, ठीक है कोई बात नहीं चेंज कर दो, लेकिन रो 1 एज इट इज रहनी चाहिए। तीनों रो को एक साथ चेंज मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। आप मान लो रो ऑपरेशन लगाना चाहते हो, आपने बोला कि सर मैं रो ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, रो 2 और रो 3 को थोड़ा रिड्यूस करना है रो 1 की मदद से, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ लगा दो। जिसमें आपने मान लो रो 2 और रो 3 को रो ऑपरेशन लगाया तो रो 1 एज इट इज रहनी चाहिए। ऐसा मत करना कि तीनों रो को एक साथ इंटरचेंज कर दिया, कम से कम एक रो अनचेंज रहनी चाहिए, जो पहले थी वैसी की वैसी, बची हुई 2 रो आप चेंज कर सकते हो। वैसे कम से कम एक कॉलम में अगर अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम एक कॉलम अनचेंज रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। एग्जांपल अगर को कर देंगे तो गलत आएगा आंसर। रुक जाओ, देखो तुमको एक बात बताता हूँ गौरव, कंसंट्रेट होकर बैठा करो, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ सबके लिए, ये सिर्फ गौरव के लिए नहीं। अभी जब ये एक बार मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद
बहुत सी बार अपना मन क्या करता है, आगे भागने को करता है, लेकिन होता क्या, जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर हम कंसंट्रेशन हटा देते हैं, फिर वहां कॉन्सेप्ट वीक हो जाते हैं। तो जब भी मैं सिखा रहा हूं पहले उस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो करंट कॉन्सेप्ट है उनकी बातें तुम ध्यान से सुनोगे। अदरवाइज क्या होगा कि मैं कुछ बता रहा हूँ, तुम्हारा माइंड में कुछ और क्वेश्चन चल रहा है, तो जो करंट चीज है वो समझ में आएगी नहीं। इसलिए मैंने कहा ये समझाया, अब मैं एग्जांपल लूंगा, इससे क्लियरिटी आएगी। फिर मैं जब जब पूरा समझा दूंगा, लास्ट में पूछूंगा कोई डाउट आ रहा है, तब आप लोग डाउट पूछना, ठीक है। ये आदत तीनों सब्जेक्ट में, हाँ ये आदत तीनों सब्जेक्ट में सारे बच्चे बना के रख। अपना मन करता है कभी कभी अलग बहुत सारे क्वेश्चन आता है, अच्छी बात है क्वेश्चन आना, लेकिन पहले उस जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसको कंसंट्रेट होकर सुनो, अच्छे से समझो, एकदम ध्यान से सुनना करो। कोई भी चीज अगर मान लो कोई टीचर बता रहा है, एकदम ध्यान से सुनो एक एक बात है। मैं क्यों स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरी स्पीड कभी इतनी स्लो कभी रही नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर मैं पॉज लूंगा, उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछना। चलो अब मैं एग्जांपल लेके समझा, मान लो कोई डिटर्मिनेंट है 2 3 5 18 17 22 24 35 और मान लो 62, कुछ भी रैंडम ले लिया मैंने मर्जी से, है ना। अब बोला इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। आप निकाल के देख लेना, कोई ना कोई वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। मुझे नहीं पता, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मान लो कोई वैल्यू आ रही है, वो निकाल लेना आप साइड बाय साइड जब भी निकाल। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यार डेटा बहुत लार्ज है, ठीक है। इस डेटा को थोड़ा रिड्यूस करेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और अभी मैंने सिखाया कि ये वाला आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, ये वाला रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो वैल्यू पहले आ रही थी इस ऑपरेशन के लगाने के बाद भी वही वैल्यू ही आएगी, जो वैल्यू पहले आ रही थी इस ऑपरेशन के लगाने के बाद भी वही वैल्यू आएगी, चाहे ये रो लगाओ या फिर कॉलम लगाओ। सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के सी जे वेयर के इज सम कांस्टेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डिटरमिनेंट ये वाला रो या ये वाला कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले R2 को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाह रहा हूं मैं। R2 को रिड्यूस करूंगा R1 की मदद से। तो R2 अगर यहाँ लिखा तो यहाँ पे भी कंपलसरी R2 ही लिखना पड़ेगा। ये दोनों सेम रहने चाहिए और यहाँ पे कोफिशिएंट भी 1 रहना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे कोफिशिएंट भी कितना है 1, यहाँ पे R2 तो यहाँ पे भी R2 रहेगा, यहाँ R3 तो यहाँ पे भी R3 रहेगा। यहाँ पे ऐसा मत कर देना R2 चेंजेस टू 2R2 3R2, ऐसा नहीं करना है। जो बोला वही करना, RI चेंजेस टू RI प्लस के RJ। अब इसको थोड़ा रिड्यूस करना, थोड़ा R1 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन R1 से कैसे मल्टीप्लाई करूं ताकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्रिएट हो, बताओ। रुको इसमें थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट। इसमें अपन ले लेते हैं मान लो 28 और यहाँ ले लेते 44। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 18, यहाँ पे आ रहा है 2। तो अगर R1 में 9 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्सट्रैक्ट करूंगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बोलो, है ना। तो मैं रो 2 को कैसे चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस 9 टाइम्स R1, R2 माइनस 9 टाइम्स R1। आप चाहो तो रो 3 को भी चेंज कर सकते हो या फिर स्टेप बाय स्टेप अगली स्टेप में चेंज कर देना अगर आपको कंफ्यूजन। तो मान लो रो 3 को भी हाथों हाथ चेंज करना है मुझे, तो R3 चेंजेस टू R3, वो भी रो 1 की मदद से। कोई कम से कम एक रो अनचेंज रहनी चाहिए। मैं रो 1 को चेंज नहीं कर रहा हूँ, रो 1 मेरी एज इट इज रख रहा हूँ। कम से कम एक रो अनचेंज रहनी चाहिए। तो मैं रो 1 को आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। पहले R2 को चेंज कर दिया, फिर जो आंसर आया फिर R3 को चेंज कर दिया। अब R3 को चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 24, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो ताकि इससे रिड्यूस हो जाए, 12 है ना, बोलो। यस सर। तो मैंने यहाँ पे 2 रो ऑपरेशन लगाए, इससे मैंने देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे रो 1 एज इट इज रही, रो 2 क्या हो जाएगी चेक कर लेते हैं। कैसे करना है, R2 माइनस 9 R1। देखो इसको कैसे करूंगा, R2 क्या था मेरा, R2 के नंबर 18 28 44 माइनस 9 टाइम्स R1। तो R1 में 9 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 27 45, है ना।
ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। अब इसमें से क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना है। एलिमेंट क्या आएंगे, 0 1 और -1। क्लियर है? तो आपकी रो 2 कैसे चेंज होगी, 0 1 -1। हाँ है ना, बोलो। यस अब रो 3 में क्या करना था, R3 - 12 R1। तो R3 क्या थी, R3 लिख दो, -12 R1। R1 में 12 मल्टीप्लाई करके माइनस करना। तो R1 में 12 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, है ना। और फिर सब्सट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 0 -1 2। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब देखो ये तो अच्छा, इसको मैं बताओ किस रो या किस कॉलम के अबाउट निकालूं डिटरमिनेंट की वैल्यू, बताओ। कॉलम कॉलम 1। कॉलम के अकॉर्डिंग। कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 1 में 2 एलिमेंट 0 है, तो इन दोनों का आंसर 0 हो जाएगा। तो कॉलम 1 के अबाउट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 × 4 - 2 1, आ जाए। ये आएगा कितना, 6। क्लियर है, बोलो। अब यस सर। यस सर। अब देखो ये ऑपरेशन लगाने पर 6 आ रहा है। मैं अब डायरेक्ट भी निकाल के आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए। इसको मान लो मैं निकाल रहा हूँ रो 1 के अबाउट। देखो रो 1 के अबाउट 2 × उसका माइनर 28 × 62 -35 × 44, फिर -3 × उसका माइनर 18 × 62 -44 × 24, प्लस 5 × उसका माइनर 18 × 35 -28 × 24। आप घर पे एक्टिविटी कर लेना, अभी मेरा मूड नहीं है। इसका आंसर 6 ही आएगा। क्लियर है, वो ज्यादा ही बड़ा हो गया था, है ना। आ रही बात समझ में? आप चाहे कैसे भी निकालो, डिटर्मिनेंट का ये वाला रो ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क है। पहले भी आंसर 6 आ रहा है, इस रो ऑपरेशन लगाने के बाद भी आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये ही प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द मल्टीपल ऑफ एनी रो इन एनी अदर कॉलम। इससे आसान भाषा क्या थी कि Ri चेंजेस टू Ri प्लस KRJ, ऐसा रो ऑपरेशन लगाने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक ही बार में सारा रो मत लगा देना कि सारे को इंटरचेंज कर दिया। हमको बहुत स्टेप बाय स्टेप जाना। आपको तो आदत ही बनाना है भाई, एक एक करके जाओ। अब मान लो 2 बार लगाना चाहते तो 2 बार लगाओ, लेकिन कम से कम एक रो तो सेम रखनी है आपको, फिर कोई भी हो रो। और ध्यान रखना, अगर एक बार में रो कॉलम को भी साथ में नहीं लगाना है। मान लो जैसे यहाँ पे मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज किया ना, आप ऐसा मत करना कि रो 2 को भी इंटरचेंज कर दिया और उसी ऑपरेशन में कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, ये गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले मान लो आपको रो को इंटरचेंज कर, आपने रो का ऑपरेशन लगा दिया, फिर जो आंसर आया फिर उसमें कॉलम का लगाओ, फिर जो आंसर आया फिर आपको अगर रो का लगाना तो फिर रो का लगाओ। एक एक करके जाना, मिक्स मत करना। ये मिक्स मत करना, ये समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं एवरीवन? ठीक। तो ये हम क्यों करते हैं जनरली, ये हम इसलिए करते हैं ताकि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कभी कभी सिंप्लीफाई हो जाए और ये ऑपरेशन आगे जाके इनवर्स निकालने में भी काम आता था। खैर अब सिलेबस से डिलीट हो गया। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकाला जाता था, पहले एनसीईआरटी में था, 2 साल पहले डिलीट कर दिया। ये वही प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो। यस सर। यस सर। चलो इसको अगली क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक वैसे बहुत सारी चीजें थी। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया भाई डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते? 2 × 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन। 3 × 3 का निकालना है तो किसी भी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे या करस्पॉन्डिंग माइनस के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट निकालो, आंसर हमेशा सेम रहता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। किसी और रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 0 आ जाता है। कोफैक्टर से माइनर से कोफैक्टर कैसे निकालना है? अगर सम ऑड है तो माइनस टाइम्स होगा, सम इवन है तो प्लस टाइम्स रहेगा। सम ऑड है तो माइनस टाइम्स, i प्लस j का सम ऑड है तो माइनस टाइम्स, i प्लस j का सम इवन है तो प्लस टाइम। ठीक है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन ऐसे याद रखना भी आसान है, प्लस माइनस प्लस कर सकते हो। फिर जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अबाउट निकालना है उसका साइन कन्वेंशन याद रखना। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी
बता दी थी। फिर अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में है और होल डिटर्मिनेंट है तो अलग अलग कर सकते हो। पावर बाहर आ जाती है, किसी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है, किसी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है, k की पावर n बन के बाहर आएगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। किसी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है तो k की पावर n बन के बाहर आएगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 3x3 है तो 4a को अगर बाहर निकालना तो 4 की पावर 3 बन के बाहर आएगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज, जैसे अभी सेकंड प्रॉपर्टी से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं a मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो आप a की पावर n भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। इसके बाद कुछ क्वेश्चन किए हमने, क्वेश्चन में देखा किस तरह से पैटर्न यूज हो रहा था। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में एक एक करके सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या ए का डिटरमिनेंट निकालो, आंसर सेम ही आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आप लिख सकते हो, आगे कैलकुलेशन में यूज करूंगा मैं। अभी सारी प्रॉपर्टी आपकी एडजॉइन में यूज होगी। इनके जो क्वेश्चन है जेईई मेंस में जो आए हैं वो एडजॉइन में आ रहे हैं, तो इन सारी प्रॉपर्टी का वहां पे यूज करूंगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी एक बार इंटरचेंज करने पे वैल्यू साइन के साथ चेंज होती है। दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करना चाहते हो, मतलब आप ऑपरेशन लगा दिया आर आई चेंजेस टू आर जे, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय साइन। कोई भी दो रो अगर आपको आइडेंटिकल दिख जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा, कोई भी एक रो में अगर तीनों एलिमेंट 0 है तो आंसर क्या आएगा? कोई भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर तीनों एलिमेंट 0 आएगा, है ना? किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते डिटरमिनेंट को तो सारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगी। किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट इस तरह से एडिशन में आप ब्रेक कर सकते हो। बची हुई दो रो, बची हुई दो कॉलम एज इट इज रहेगा, चाहे रो अबाउट ब्रेक करो या कॉलम अबाउट ब्रेक करो। 3 बार है तो 3 बार ब्रेक कर देना, 2 बार है तो 2 बार ब्रेक कर देना, बची हुई रो बची हुई दो कॉलम एज इट इज। इस प्रॉपर्टी का यूज उल्टा भी हो सकता है कि एडिशन में अगर है तो उसको मर्ज करके भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मर्ज कर दिया मैंने, रो 2 और रो 3 को एज इट इज रखा, ऊपर के सारे एलिमेंट को ऐड कर दिया। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं समेशन अगर है तो समेशन अलग अलग हो जाएगा। समेशन बाहर है तो इस समेशन इसमें रो 1 में या कॉलम 1 में बढ़ गया, बचे हुए दो एज इट इज। इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बहुत सारे। फिर ये लास्ट कि आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, या फिर सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के सी जे, इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनरली हम ये तब यूज करते हैं जब भी मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाइड करना हो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनानी हो, तो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आनी है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके निकालेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, क्लियर होगा? बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से। क्लियर है? हाँ आदर्श का वो डाउट था वो क्लियर कर लेते हैं। एक आपको मैंने क्या कहते हैं वो दिया था अभी, मैं पीएनसी का एक असाइनमेंट दिया था वर्कशीट, उसमें क्वेश्चन था एलसीएम वाला। अच्छा क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। ठीक है, जिसको डाउट है वो, जिसको डाउट सुनना है वो रुक सकता है। एक पीएनसी का क्वेश्चन डाउट था आदर्श, और किसी को कुछ कहना है? एनीवन एल्स? ठीक है, एनसीईआरटी बाकी लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अटेंडेंस आज लगा दूंगा मैं, अटेंडेंस कोई बात नहीं है ना, मेरे पास आ जाएगी, जीमेल पे आ जाता है कितने लोगों ने कितनी देर अटेंड करा है, तो उससे मैं लगा दूंगा। ठीक, एक मिनट क्वेश्चन में निकाल देता हूँ। आपने किसमें भेजा था? मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप में। एक इसमें अलग से भेजा था ना। एक बार आदर्श वो क्वेश्चन मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेजना।
क्वेश्चन 4 में बोला गया था हाउ मेनी, एक बार इसको मैं पेस्ट ही कर देता हूँ व्हाट्सएप से निकाल के। भेजा आपने डाउट डिस्कशन ग्रुप में? सर अभी? हाँ भेजो ना, अभी भेज दो एक बार, बाकी लोग भी देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन वो, तब तक मैं यहाँ पे क्रॉप करके डालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 पहले समझ लो। इन हाउ मेनी 4 letter word containing G can be formed using the letter of the word daughter when the repetition is not allowed? How many 4 letter word containing G, मतलब 4 लेटर का वर्ड बनाना है, जी को रखना कंपलसरी है। जी आपका कहीं ना कहीं कंपलसरी आना ही चाहिए, बच्चे में 3 कुछ भी हो, जी का आना जरूरी है। अब लेटर कौन कौन से अवेलेबल है पहले वो लिख दो, डी ए यू जी एच टी ई आर। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर अवेलेबल है। उन 8 में से कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा है, आई थिंक। हाँ, मतलब कोई भी लेटर 2 बार नहीं आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहले जो कंडीशन है, मैंने हर बार क्या बोला, सबसे पहले जो कंडीशन होती है पहले उसको सेटिस्फाई करो। तो यहाँ कंडीशन क्या है, जी आना चाहिए। तो जी को भरने कितने तरीके है बताओ? 4। जी के लिए 4 तरीके, तो 4C1। सबसे पहले आपने क्या करा, जी के लिए इन चारों में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर ली। नंबर ऑफ वेज 4 स्पेसेस में भरेंगे जी टू पुट जी। इन 4 में से किसी एक जगह पे आपने मान लो जी भर दिया, मान लो कोई एक जगह चली गई। अब जो बची हुई 3, मान लो ये जगह चली गई, अब जो बची हुई 3 जगह है उसमें बचे हुए लेटर को फिलअप करना है। मेरे पास लेटर कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर अवेलेबल थे, एक जी जा चुका है, तो मेरे पास कितने बचे, 7 लेटर। अब बेसिकली क्या बचा कि 7 लेटर है, उन 7 लेटर को 3 जगह पे भरना है। तो 7 लेटर को 3 जगह भरने का तरीका क्या होगा बताओ? इन 7 लेटर बचे हैं, 7। हाँ, या तो आप 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल कर सकते हो, अरेंज भी तो करना पड़ेगा, है ना? या फिर नॉर्मल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकते हो, 7 6 5। या तो ये करो, या फिर 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये भी कर सकते। दोनों से आंसर सेम ही आता है। क्लियर है? आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4C1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। आगे बात समझ में? बोलो। यस। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 अच्छा, बाकी लोग भी ट्राई करो क्वेश्चन 2, सब लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 2 अच्छा, मैं समझा देता हूं एक बार। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी आर देयर, ए कोमा बी के कितने पेयर ने such that LCM of A and B is 2 की पावर 3 5 की पावर 2।
एलसीएम ऑफ ए और बी का जो एलसीएम आए वो आए आपके पास 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो ए और बी में ऐसा क्या क्या लूं, हाउ मेनी ए और बी के से कितने पेयर बनेंगे, ताकि जब मैं उनका एलसीएम लूं तो एलसीएम में 2 की पावर 3 5 की पावर 2 आना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम निकालते टाइम हम क्या करते थे। ए और बी कोई ना कोई नंबर होंगे, उनका जो एलसीएम आ रहा है 2 की पावर 3 5 की पावर 2। याद है जब हम एलसीएम निकालते थे तो अगर 2 की पावर 3 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि दोनों में 2 की पावर 3 तो होगा ही सही, कॉमन लेते ना एलसीएम में। किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालते तो क्या करते थे, मान लो कोई नंबर n1 कोई नंबर n2, यार 2 इंटू 2 इंटू 2, यार 3 इंटू 3, यार 5, यार 2 इंटू 2, यहाँ पे आ रहा है 3 मान लो 4 बार, 5 आ रहा है मान लो 2 बार। तो बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। 2 बार आ रहा है तो ये कॉमन आ गया। 3 कितनी बार कॉमन आ रहा है, 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार मिनिमम, दोनों में बराबर आ रहा है। 5 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार लेना पड़ेगा, तो 5 की पावर। तो ये इनका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि दोनों नंबर में अगर मैं देखूंगा जैसे 2 की पावर 2 है तो किसी एक में 2 की पावर 2 होगा तो बच्चे हुए में या तो 2 की पावर 2 होगा या इससे ज्यादा होगा। 3 की पावर 2 आ रहा है मतलब किसी एक नंबर में 3 की पावर 2 होना चाहिए, और जो दूसरा नंबर है उसमें या तो 3 की पावर 2 हो सकता है, 3 की पावर 2 से ज्यादा हो सकता है। 5 की पावर 1 आ रहा है मतलब दोनों में किसी एक नंबर में 5 की पावर 1 आ रहा होगा और बच्चे हुए में 5 की पावर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी, लेकिन कम से कम 5 की पावर 1 एक नंबर में आना चाहिए। इसी तरह से हम एलसीएम लेते हैं। लॉजिक समझ में आया। उसी लॉजिक से अगर आपको Yes, sir. सोचना है कि ए और बी में एलसीएम ये आ रहा है, एलसीएम ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एलसीएम में 2 की पावर 3 आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि मान लो किसी एक में, मान लो इसमें अगर 2 की पावर 3 आया तो यहाँ पे भी कम से कम 2 की पावर 3 है, उससे ज्यादा होना ही चाहिए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 मान लो इसके अंदर आपको ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे। मान लो 5 की पावर 2 यहाँ ले लिया, अब यहाँ पे भी 5 की पावर 2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ। अरे सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक कर दी मैंने, कंसंट्रेशन लूज हो गया मेरा। हाँ बताओ, एक मिस्टेक करी आप लोगों ने, हाँ में हाँ भर दी मेरे, यहाँ पे एक मिस्टेक है, बताओ क्या मिस्टेक है। आप लोगों ने बोला भी नहीं, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, बताओ क्या गलती है। ब्लेंडर Sir, and नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, ध्यान नहीं दिया। बताओ क्या गलती करी, इसमें नहीं, यहीं पे गलती करी कुछ ना कुछ, बताओ बताओ क्या मिस्टेक करी है। हम सिर्फ कॉमन को थोड़ी लिखेंगे, बाकी भी तो आएंगे शायद। हाँ, ये मैंने क्या निकाल लिया, एलसीएम है कि एचसीएफ है। सर ये एचसीएफ है। हाँ समझना है गलती क्या हो गई, मेरे को एचसीएफ का ध्यान रह गया। क्वेश्चन में एलसीएम है ना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन तो लिखते ही हैं, और जो बच्चे कुछ एलिमेंट है वो भी लिखना पड़ते हैं। अरे Yes, हाँ है sir. ना, आप लोगों ने बताया ही नहीं मेरे को। ठीक है, मैंने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब इसमें देखो ये जो कॉमन है उनको तो एक बार लिख देते हैं, और जो बचे हुए एलिमेंट उनको एक बार लिख दो। बचे हुए एलिमेंट में कौन सा आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 5 एक बार, हाँ है ना। ऐसे निकालते थे कुछ एलसीएम, बोलो ठीक है। अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो एचसीएफ निकालता ना तो फिर मैंने वही सोचा, एचसीएफ में तो बहुत इनफाइनाइट केसेस बन जाते हैं, क्योंकि मान लो 2 की पावर 3 आ रहा है, 5 की पावर 2 आ रहा है, अब बचे हुए में तो मैं कितने भी रख सकता हूँ,
4 5 6 7 8 10 कुछ भी रख सकते हो, जैसे तो इनफाइनाइट बन जाएंगे, एलसीएम में लिमिटेड बनेगा। अब एलसीएम में आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अरे क्वेश्चन समझ में आ गई, ये गलती पकड़ में आ गई, ठीक है। अब ए और बी, यस सर। ए और बी इस तरह से लेना है ताकि एलसीएम लेने पे उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये आ जाए। तो आपको है ना केसेस बना बना के काउंट करने पड़ेंगे, पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और ट्राई करोगे सब लोग? नहीं होगा तो मैं 11 बजे तक ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आधा घंटा और दूंगा, इसमें खुद का दिमाग लगाओगे तो मजा आएगा एक्चुअली। ये जब क्वेश्चन पहली बार करते हो तो 5-10 मिनट जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब जो पहली बार करता है उसके लिए टाइम लगता है, जिसको पहले से कॉन्सेप्ट पता है तो वो उसको 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप इसमें मेहनत करें। क्वेश्चन समझ में आ गया? लॉजिक क्या है? एलसीएम में करना क्या है आपको, ए और बी इस तरह से लेना ताकि उसका एलसीएम में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। मतलब ये सारा कवर हो जाना चाहिए। ए और बी इस तरह से लेना है। इसका मैं पीएनसी से भी कॉन्सेप्ट रिलेट करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं 11 बजे तक ग्रुप में डालता हूँ। एक बार सब लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। अगर आपके पास टाइम हो तो सब लोग एक बार इसको ट्राई करना। ग्रुप पे डाल दिया आदर्श? आदर्श ग्रुप पे, हाँ ग्रुप पे डाल दो ताकि बाकी बच्चे भी देख लेंगे सर, और मैं भी बाकी डाल लोग भी दूंगा। ट्राई कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना। 4 तो समझ में आ गया आपको? अच्छा सेकंड पार्ट में रिपीटेशन अलाउड है तो रिपीटेशन अलाउड में भी कर लेना, आसान है। रिपीटेशन अगर अलाउड हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, यस सर। यहाँ पे हर लेटर को भरने के 7 तरीके देंगे, 7 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड है, अच्छा 7 की पावर 3 नहीं, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर जी भी आ सकता है, तो 8 की पावर 3 आ जाएगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, पहले तो जी के लिए पोजीशन फिक्स कर लेना 4C1। जी के लिए पोजीशन फिक्स कर लोगे 4C1, फिर बची हुई 3 जगह को भरने का तरीका क्या हो जाएगा, 8 × 8 × 8, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। क्लियर है? बोलो। ठीक है, ओके यस सर। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।